एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2024, इंक्लूडिंग आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो 11th के बच्चे कमिट करते हैं जो बाद में रिग्रेट भी वो करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स में एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट वो आपको करनी है आफ्टर आपने नोट्स सारे पढ़ लिए हों और एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हों आप उस चैप्टर के, तभी एनसीईआरटी रीड करने का फ़ायदा होता है। बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रहते हैं जो हमने उतने ज़्यादा क्लैरिटी से कभी पढ़े नहीं होते हैं और हमने उसका ओवरव्यू ही लिया होता है, बट एनसीईआरटी में उसके बारे में डिटेलिंग होती है जो जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो उस चीज़ के लिए हमें पहले से उस चैप्टर के साथ थॉरो होना पड़ता है टू रीड एनसीईआरटी, उसके बाद ही हम एनसीईआरटी रीड कर पाते हैं। उसके अलावा फ़िज़िक्स में आप बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि एच सी वर्मा या डी सी पांडे जैसी बुक सॉल्व करनी है कि नहीं करनी। तो एच सी वर्मा तो थोड़ी हाई लेवल जाती है तो नहीं सॉल्व करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज़ उतनी ज़्यादा हाई लेवल बुक्स हमारे मतलब की नहीं होती है। मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व की थी पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, सो आई स्टॉप्ड सॉल्विंग दैट। डी सी पांडे उससे थोड़ी सी नीचे की बुक है और उसमें एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, तो डी सी पांडे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा एमटीजी फिंगर टिप्स या फिर आप अपने कोचिंग का मटेरियल, जो कि आई थिंक कि बेस्ट रहता है, किसी भी कोचिंग का मटेरियल उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वो बेस्ट रहता है। मैंने सिर्फ अपने आकाश का पैकेज ही सॉल्व किया था, उसके अलावा मैंने फ़िज़िक्स में और कोई भी बुक एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं की थी। आपको इन सब में से कोई एक बुक स्टार्टिंग से फॉलो करनी है और वही एंड तक फॉलो करनी है, उसी से फ़ायदा होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, बुक्स के अलावा जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं साथ साथ ही बता देती हूँ। फ़िज़िक्स के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है, बिकॉज़ फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा पूछी जाती हैं और जितने भी वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल आते हैं उसमें आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपको ये करना होगा कि पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी रीड कर लेनी होगी उस चैप्टर की। उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट्स दे रही हूँ फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स। 24 के लिए भी मैं कुछ टाइम में स्टार्ट करूँगी वो, और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें से आपको क्या क्या करना है, PYQs करने हैं, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, मैंने हर चीज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है। सो डू चेक इट आउट इन दिस टेलीग्राम चैनल। फ़िज़िक्स में मॉडर्न फ़िज़िक्स की, सेमीकंडक्टर्स, इन सब चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करना ज़रूरी है, बिकॉज़ उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और वो ज़्यादा रीडिंग वाले चैप्टर्स हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स बल्कि कम होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर फार्मूले ही होते हैं जो आपको याद करने हैं एंड उसके बाद वो चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो उन चैप्टर्स में स्पेशली आपको PYQs पे ही स्ट्रेस करना है और उसके अलावा एनसीईआरटी रीड करनी ज़रूरी है। कमिंग टू केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें, फिर फिज़िकल भी आजकल तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। जैसे आप बायो के एनसीईआरटी पढ़ते हैं वैसे ही आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे भी स्ट्रेस करना होगा, और उसके अलावा जिससे आपके सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो सेम अप्रोच फिज़िक्स वाली यूज़ करनी है, मतलब आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप एमटीजी फिंगर टिप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं या फिर PYQs तो हर सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलना पड़ेगा। कमिंग टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके लिए आपको सिर्फ एक बुक फॉलो करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ एमटीजी फिंगर टिप्स। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं, एनसीईआरटी के लाइंस में से छुपे हुए क्वेश्चंस होते हैं, और इसलिए मेरे हिसाब से वो बुक बेस्ट रहेगी। उसके अलावा आपको PYQ सॉल्व करने हैं, पर ये याद रखना कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। फ़िज़िक्स जैसा निग्लेक्ट नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, इवन इन फिज़िकल केमिस्ट्री उसमें भी वो टेबल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो टेबल्स एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं, और उसमें डेटा होता है बट हमें डेटा नहीं याद करना होता है, उसके ट्रेंड्स याद करने होते हैं, तो एनसीईआरटी पे ही स्टिक करना है आपको। बायोलॉजी अगेन
NCERT के अलावा कुछ नहीं करना। उसमें भी अगर आपको थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए तो आप MTG फिंगर टिप्स सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं बार बार MTG फिंगर टिप्स बता रही हूँ। MTG फिंगर टिप्स मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी, इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रही हूँ। उसके अलावा आपको PYQ सॉल्व करने हैं और आप गरिमा मैम के पोल बेस्ड सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, उससे बहुत बेनिफिट होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स। 11th की स्टार्टिंग में बहुत बच्चों के कम मार्क्स आते हैं और ये बहुत कॉमन चीज़ है, पर इससे हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो मार्क्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जाते हैं। जैसे जैसे आप 12th की ओर जाते हैं वैसे आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, बिकॉज़ आपको 11th के स्टार्टिंग में उतना अच्छा तरीका नहीं पता होता है कि इस टाइप के MCQs, मतलब हम अभी तक सब्जेक्टिव से ही एक्सपोजर हमारा होता है, पर 11th में आने के बाद वी आर एक्सपोज्ड टू MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसकी आदत नहीं होती पहले, इसलिए हमें पता नहीं होता कैसे पढ़ना है, बट धीरे धीरे वो आ जाता है। फ्लो के साथ आप जाएंगे तो आपको आते रहेगा और इसमें ज़रा से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिविज़न। रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। 11th को साथ के साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आपको जो जो टीचर पढ़ा रहा है कोशिश करो कि साथ के साथ करते जाओ, बिकॉज़ और उसका रिविज़न जैसे जैसे टेस्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे रिवाइज़ करने की कोशिश करो। दो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ 11th के कॉन्सेप्ट्स भी 12th से थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और 11th अगर आपकी अच्छी हो गई तो 12th बहुत आराम से हो जाएगी। तो 11th के कॉन्सेप्ट साथ के साथ बनाने भी होते हैं और रिवाइज़ भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ रिविज़न के बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी। अब व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं इन 11th क्लास। सबसे पहली चीज़ बैकलॉग्स। बैकलॉग्स आना एक बहुत कॉमन चीज़ है 11th में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में हमारे बैकलॉग्स बन रहे होते हैं बिकॉज़ किसी और चीज़ का टेस्ट हो रहा होता है एंड हम किसी और चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं और टेस्ट किसी और चीज़ का आ रहा है। तो बहुत सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती है 11th में। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं वो टीचर के साथ साथ करना होगा। उससे मतलब क्योंकि टीचर एक लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट करा देता है आराम से, और अगर आप साथ के साथ कर रहे हैं तो आपको फिर फर्दर टेस्ट्स में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार पढ़ें। आपको रिवीजन करना है साथ के साथ, जैसे टीचर बोल रहा है वैसे वैसे पढ़ते जाना है। वीकेंड बैचेस है तो और अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं भी वीकेंड बैचेस में ही थी क्योंकि आपको एक हफ़्ता मिल जाता है वो चीज़ पढ़ने के लिए जो टीचर्स ने बस 2 दिन में पढ़ाई है। आप फिर एक हफ़्ते तक वो मतलब 5 डेज़ आपके पास हैं वो 2 दिन की चीज़ पढ़ने के लिए। फिर अगले वीक में 2 दिन होंगे क्लासेस एंड 5 डेज़ आप पढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत स्मूथली चलता है सब कुछ। और ये सारा होने के बाद जैसे जैसे टेस्ट्स आते हैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करना फिर स्टार्ट करना होगा। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में टीचर नोट्स पढ़ा रहा है, आपको नोट्स ही पढ़ते जाना है। जब टेस्ट्स आएंगे तब आपको मेन फोकस NCERT पे करना है। नोट्स के साथ साथ पढ़ाते टाइम, टीचर के पढ़ाते टाइम NCERT भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर टीचर 3 पेज में कोई चीज़ करा रहा है तो वो NCERT में 1 पेज में होती है, उसका समरी टाइप का होता है NCERT में। तो आप वैसे वैसे पढ़ सकते हैं और टेस्ट के टाइम पे NCERT 2-3 बार पढ़ लें, तो उससे बहुत ईजीली आपका टेस्ट भी हो जाएगा और मतलब आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और बैकलॉग्स भी कम होते जाएंगे आपके। बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए आपको अपनी हॉलीडेज़ यूज़ करनी है, जैसे कि दिवाली तक मोस्टली सिलेबस हो जाता है, तो आपकी जो दिवाली ब्रेक्स है उसमें आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर 11th के बाद जो टाइम मिलता है 12th स्टार्ट होने के पहले उसमें आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हैं। 12th के लिए बैकलॉग्स नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ बेसिक्स। 11th में हमारे बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो बेसिक्स बनाने वाले होते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीज़ें दी हुई हैं जो बेसिक होती हैं, जो 12th में बहुत यूज़ होती है। P ब्लॉक में बहुत यूज़ हुई है, D एंड F ब्लॉक में यूज़ हुई है। तो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वो भी हर ब्लॉक वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन बेसिक चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। स्टार्टिंग में आप जितने लेक्चर्स लगा सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर अपने टीचर के साथ पढ़ रहे हैं तो टीचर से जो डाउट्स हैं वो पूछते जाइए, ताकि आपके उन चैप्टर्स में कोई भी डाउट ना बचे एंड बहुत ईजीली आपका सब कुछ स्मूथली हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ क्लास 11th क्योंकि हार्ड होती है,
तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं 11th में आने के बाद, एंड 12th में मतलब उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा। बट 11th अगर आपने स्टार्टिंग से टीचर के साथ साथ की है, टेस्ट प्रिपेयर करके दिए हैं, तो और आप 12th में भी 11th थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, तो आपकी 12th तो बहुत ईजीली हो जाएगी। 12th इज़ वेरी वेरी ईजियर एज़ कम्पेयर टू 11th, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। Okay, now some questions like is online better or offline is better? According to me, it should be a mixture of both. ऑफलाइन में आपको टीचर्स साथ के साथ दिख रहे हैं एंड आप डाउट्स एकदम ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो एक कंपटीशन बना रहता है सब में कि किसी के मार्क्स कभी ज़्यादा आ गए, किसी के कभी ज़्यादा आ गए, एंड आप देख सकते हैं कि आसपास ज़्यादातर बच्चे पढ़ते रहते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहता है एंड उसके हिसाब से ही आप फिर ढल जाते हैं एंड आपके मार्क्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। आपको देखते हैं कि आसपास में सब बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक मोटिवेशन आती रहती है, इनर मोटिवेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन के ये सारे फ़ायदे हैं, जबकि ऑनलाइन में ये हो जाता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कभी भी आप लेक्चर देख ले रहे हैं, टीचर से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको बस यूट्यूब पे टाइप करना है, आ गया चीज़ सामने। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन में भी एडमिशन लेना चाहिए एंड साथ में ऑनलाइन को भी रखना चाहिए, बिकॉज़ दोनों जब हाइब्रिडाइज होके करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डमी स्कूल वर्सेस प्रॉपर स्कूल। क्योंकि मेरी स्कूलिंग एक प्रॉपर स्कूलिंग थी, तो आई वुड सजेस्ट कि डमी इज़ अ बेटर थिंग, बिकॉज प्रॉपर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक स्कूल एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स बनाने को बहुत फोर्स किया जाता है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स, क्लास अटेंड करने के लिए बहुत प्रेशर होता है। तो आई थिंक कि आपको डमी में जाना चाहिए अगर आप अभी सोच रहे हैं कि डमी लेना है प्रॉपर। So yeah, that's it for the video. If you did like it, let me know in the comment section down below. Like the video, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.